गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म। तो आज हमारा जो पहला टर्म हम पढ़ रहे हैं वो है एंटिटी। एंटिटी एक वास्ट टर्म है, अलग अलग सेक्टर में इसका अलग अलग मतलब होता है। और हम पढ़ रहे हैं बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके अकाउंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एंटिटी अकाउंट्स में एंटिटी का मतलब होता है एन इकोनॉमिक यूनिट। कोई भी एक इकोनॉमिक यूनिट को हम क्या बोलते हैं? एंटिटी बोलते हैं। एंटिटी जो होती है यानी इकाई, यानी यहाँ पे आप बिजनेस में एंटिटी दो प्रकार की होती है। एक होता है बिजनेस एंटिटी और दूसरा होता है नॉन बिजनेस एंटिटी। तो बिजनेस एंटिटी क्या होता है? एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड टू कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटीज़ टू अर्न इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विस और सेलिंग सर्विसेज। कोई भी संस्था जो बनी हो जिसका काम है गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करके, गुड्स और सर्विसेज बेच के या प्रोवाइड करके प्रॉफिट अर्न करना, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एंटिटी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो मोटो होता है वो इनकम अर्न करना होता है। जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारी कंपनियां, विप्रो है, मारुति सुजुकी है, टाटा है, ये बहुत सारी कंपनियां, ये कैसी हैं? ये बिजनेस एंटिटी हैं। नॉन बिजनेस एंटिटी में कौन सी आती हैं? एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ फॉर्म्ड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ये प्रॉफिट मोटो से नहीं बनाया गया है। इनका जो पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू रेंडर सर्विसेज। बल्कि ये किस लिए बनी हुई है? ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनी है। किसको? टू इट्स मेंबर एंड टू द सोसाइटी। सोसाइटी को और अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं नॉन बिजनेस एंटिटी। फॉर एग्जांपल इनको हम क्या कहते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप ये आगे जाके क्लास 12th में एक चैप्टर भी पढ़ेंगे, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें इसके बारे में बताया कि कैसे उस चैप्टर में हम ये सीखते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स में भी कैसी एंट्री होती है। तो नॉन बिजनेस एंटिटी आप समझ गए, जैसे कि चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हो गया, पब्लिक लाइब्रेरी हो गई, क्लब्स हो गया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, मंदिर, ये सारी चीज़ें क्या हो गई बेटा? ये सारे के सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या ये जो कि नॉन बिजनेस एंटिटी के अंदर आता है। तो हम समझ गए एंटिटी। ये वर्ड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन बार बार यूज़ होगा अकाउंट्स में, इसीलिए आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो एंटिटी का मतलब समझ गए, कोई भी इकोनॉमिक यूनिट, बिजनेस एंटिटी या नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। मान लीजिए सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? वो आदमी जो अकेला बिजनेस का मालिक होता है। जैसे कि छोटे लेवल पे अगर बिजनेस करना है तो हम अकेले करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। फिर जब हमें लगेगा कि हमें और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और पैसे की ज़रूरत है तो हम उससे थोड़ा बड़े लेवल पे जाएंगे तो पार्टनरशिप करेंगे। उससे भी बड़े लेवल पे जाना होगा तो कंपनी। तो ये सब बिजनेस एंटिटी के अंदर आता है क्योंकि इनका जो पर्पज़ होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है। एंटिटी के बारे में वो आप लोग समझ गए। अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। अगर इसको बोले तो सिंपल टर्म में लेन देन। लेन देन, बिजनेस में कोई भी लेन देन होता है उसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था कि उसको मनी में मेजर होना चाहिए। कोई भी एंट्री अगर बुक्स में रिकॉर्ड करनी है तो वो मनी के टर्म में मेजर होना चाहिए। इसीलिए कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब यानी कि आपका जो बिज़नेस है, अगर आप कुछ भी कर रहे हो उससे कुछ भी आपके बिज़नेस के फाइनेंशियल पोजीशन पे असर पड़ना चाहिए। यानी कि सपोज दैट आपने फर्नीचर खरीदा तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास असेट में आपके पास संपत्ति जो बढ़ गई वो फर्नीचर तो बढ़ गई, फर्नीचर प्लस हुआ। लेकिन इसके ऑपोजिट आपके पास से क्या गया? आपके पास से कैश गया। तो जब भी आप कुछ भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन करोगे तो आपके फाइनेंशियल पोजीशन पे असर आएगा ही आएगा। आपके असेट्स में, आपकी लायबिलिटी में, आपके कैपिटल पे असर होगा। यही होता है चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। तो ट्रांजैक्शन को हम समझेंगे कि ट्रांजैक्शन मतलब होता है लेन देन।
जब भी दो पार्टी के बीच में लेन देन होगा तो इससे क्या होता है, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन पे असर पड़ता है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर्स क्या है? इट इज़ कंसर्न विद ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी कंसिडरेशन। ये तो हमने पढ़ा कि क्या होता है इसमें कि गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसफ़र एक्सचेंज होता है, यानी वही लेन देन होता है किसके लिए? मनी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कुछ रिटर्न में। तो हम यहाँ फ्री में नहीं दे रहे हैं, उसके बदले में पैसे ले रहे हैं। कुछ भी अगर हम गुड्स दे रहे हैं या फिर सर्विस दे रहे हैं, उसके बदले कंसिडरेशन क्या हो रहा है? मनी। दूसरा फीचर क्या है? इट हैज़ डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट मतलब इसका दोहरा असर पड़ता है, डेबिट और क्रेडिट। आगे पढ़ेंगे और समझेंगे इसके बारे में, अभी के लिए इसको समझ लेते हैं कि जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि हमने फर्नीचर ख़रीदा था, तो आप ध्यान से देखें, अगर हमारे पास फर्नीचर आ रहा है तो हमारे पास से कैश जा रहा है। यानी कभी भी कोई भी एंट्री होगी बिजनेस में, उसका हमेशा दो जगह असर पड़ता है। वही एक डेबिट बोलते हैं और एक को क्रेडिट बोलते हैं। फर्नीचर आया तो कैश गया। आप कोई भी असेट्स खरीदो या फिर कुछ भी, आगे चल के और भी पढ़ेंगे हम एग्जाम्पल्स इसके, तो ट्रांजेक्शन्स का हमेशा डुअल एस्पेक्ट होता है, दो जगह असर डालता है। नेक्स्ट है इसका फीचर, इट रिजल्ट्स इन अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। ये हमने पढ़ लिया कि इससे क्या होता है, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन पे असर पड़ता है, जैसे कि असेट्स पे, लाइबिलिटी पे और कैपिटल के। आप कुछ भी खरीदोगे तो अगर आपका असेट बढ़ा तो कहीं ना कहीं आपका कैश कम हो जाएगा। आपने मान लीजिए आपके जो क्रेडिटर्स थे, आपने उनको पेमेंट कर दिया तो आपके क्रेडिटर्स तो कम हो गए, आपकी लाइबिलिटी तो कम हो गई, लेकिन इससे क्या हुआ कि आपका जो कैश था, कैश भी आया, यानी कैश यानी असेट होता है, कैश भी कम हो गया। तो ये हमेशा डुअल एस्पेक्ट रहेगा, दो जगह से डालेगा। तो ट्रांजैक्शन का मतलब ही होता है ऐसे लेन देन जो कि आपके फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ ना कुछ बदलाव लेके आते हैं। तो बिजनेस, द चेंज मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। ये जो चेंजेस होते हैं वो मनी के टर्म में एक्सप्रेस्ड होने ही चाहिए। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए आपके लॉस, आपके बिजनेस में कुछ लॉस हो गया, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, उसको तो हम बिजनेस में दिखाते हैं। लेकिन कोई बहुत ही इंटेलिजेंट मैनेजर, बहुत ही इफ़िशिएंट मैनेजर आपके बिजनेस से रिटायर हो गया, तो वो भी एक लॉस है, लेकिन क्योंकि उसको हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये हमने दो टर्म क्लियर कर लिए, एक तो एंटिटी और दूसरा बिजनेस ट्रांजैक्शन। एंटिटी में हमने पढ़ा था दो तरीके की एंटिटी है, एक बिजनेस एंटिटी, एक नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी जिनका पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना, और नॉन बिजनेस एंटिटी जिनका पर्पस है प्रॉफिट अर्न ना करके बल्कि सर्विस प्रोवाइड करना। और ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी जिसके फाइनेंशियल पोजीशन पे असर आए वो होता है आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब है इवेंट। इवेंट का मतलब होता है जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं बिजनेस में, कुछ खरीदा बेचा, लास्ट में जो उसका कंक्लूजन निकल के आता है, जो उसके रिजल्ट निकल के आते हैं, उसको हम इवेंट बोलते हैं। आगे चल के हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, जब एक प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे तो उसका लास्ट में जो कंक्लूजन निकल रहा है वो आपका इवेंट है। आप कुछ भी लेन देन कर रहे हो तो उससे आगे चल के कुछ ना कुछ उसका निष्कर्ष निकलेगा, उसको हम बिजनेस में इवेंट बोलते हैं। आपका जो नेक्स्ट टर्म है वो है अकाउंट। क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हो तो आप क्लास 11th में हो तो आपको तो ये चीज़ें, अकाउंट जो बुक पढ़ रहे हो उसका नाम ही अकाउंटेंसी है, फिर भी हम अकाउंट वर्ड का टर्म का मतलब इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आपको एकदम स्टार्टिंग से समझना है। बार बार ये टर्म यूज़ होंगे और आपको अगर इनके बारे में नहीं पता है तो आपको आगे चल के दिक्कत बढ़ेगी। अकाउंट क्या होता है, बार बार बोल रहे हैं अकाउंट अकाउंट अकाउंट। अकाउंट क्या बनाते हैं? मुझे एक डेफिनेशन अच्छा लगा कार्टर का, मैंने इसलिए इसको मेंशन किया। ये बहुत ईजी है, आप एक बार समझने की कोशिश करें। एन अकाउंट इज़ अ लेजर रिकॉर्ड। एक अकाउंट क्या होता है? एक लेजर रिकॉर्ड होता है। लेजर रिकॉर्ड से कुछ याद आ रहा हो तो मैंने बताया था लेजर कब बनता है, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता था? क्लासिफिकेशन यानी जब भी सिमिलर नेचर के आइटम को एक जगह इकट्ठा करके उनके अपने अपने घर बना देते हैं, दैट इज़ लेजर रिकॉर्ड। तो अकाउंट क्या होता है? एक लेजर रिकॉर्ड होता है इन समराइज्ड फॉर्म। समराइज्ड का मतलब ये हुआ कि उसका कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है। समरी बनाते थे, यानी लेजर तो जैसे मान लीजिए मिस्टर
मिस्टर राम का अकाउंट है, तो मिस्टर राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे बिजनेस में, हम उसको एक जगह इकट्ठा कर देंगे कि मिस्टर राम ने ये ख़रीदा, मिस्टर राम ने ये बेचा। तो ये क्या हो गया, ये क्लासिफिकेशन हो गया, मिस्टर राम से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन एक जगह हमने कर दिया। तो वही कह रहा है, अकाउंट जो होता है वो एक लेजर रिकॉर्ड होता है, समराइज्ड फॉर्म, लेकिन लास्ट में फिर हमने ये निकाला कि क्या हो रहा है उससे, उसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, क्या लॉस में है, प्रॉफिट में, क्या चल रहा है। तो an account is a ledger record in a summarized form of all the transactions that have taken place with a particular person or things। यानी वही जो मैंने बताया कि किसी पर्टिकुलर पर्सन या फिर थिंग से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन, जैसे कि मिस्टर राम से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को जब हम एक अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और उसको उसकी समरी बनाते हैं समराइज्ड फॉर्म में, यानी उसका कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालते हैं, उसे हम अकाउंट बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए रेंट है, बिजनेस में तो 10 बार रेंट पे किया गया होगा, 10 बार अलग अलग रिकॉर्डिंग। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था क्रोनोलॉजिकल वे में होता था, यानी डे 1 को क्या हुआ, डे 2 को क्या हुआ, डे 3 को क्या हुआ, ऐसे करके रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो कभी इधर रेंट आया, कभी इधर रेंट आया, तो ऐसे तो वो क्लियर मीनिंग नहीं देगा। तो अब हम प्रॉपर रेंट अकाउंट बनाएंगे, तो रेंट में हम प्रॉपर लिखेंगे कि रेंट आया, रेंट गया, राम को रेंट पे किया, मोहन को रेंट पे किया। तो ये प्रॉपर क्या बन गया, रेंट अकाउंट बन गया। और ये जो आपका अकाउंट होता है, इसमें जो डेबिट साइड होती है, ट्रेडिशनली डेबिट्स, ये जो राइट साइड होती है उसको हम डेबिट बोलते हैं, और जो लेफ़्ट साइड होता है उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। ये इसका एब्रिविएशन है, ये शॉर्ट फॉर्म में इसको DR और इसको CR बोलते हैं। होप्स आपको समझ में आया हो अकाउंट। और अभी नहीं समझ में आया तो हम इसको आगे चल के भी बार बार यूज़ करने वाले हैं, तो आपको और क्लियर ही होगा आगे चल के, परेशान नहीं होना है अभी। नेक्स्ट जो टर्म है वो है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। कैपिटल, इट refers to the amount invested by the owner or proprietor in a business enterprises। कैपिटल वो पैसा जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और असेट्स। ज़रूरी नहीं है कि आप जो पैसा लगा रहे हो वो सिर्फ वो पैसे के ही फॉर्म में है, वो सामान भी हो सकता है, वो गुड्स भी हो सकता है, वो कुछ भी असेट्स भी हो सकता है। फॉर द फॉर्म इट इज़ लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर प्रोप्राइटर। फर्म के लिए मतलब ये एक लाइबिलिटी होती है, प्रोप्राइटर पे ये एक लाइबिलिटी होती है कैपिटल। आपको एक मैंने ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है ताकि आप कैपिटल का देखिए एक डेफिनेशन दिया हुआ है, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी। इसको हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझेंगे ताकि और बेहतर समझ पाएँ। सपोज डैट मैं आपको पढ़ा रही थी, तभी मुझे अचानक से ख्याल आया कि मुझे भी एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, और मेरे हाथ में पेन है, तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना पेन का ही बिज़नेस स्टार्ट कर दूं। और जब मेरे मन में ये ख्याल आया तो मेरे पास सपोज 5 लाख रुपए थे, ठीक। तो वो पैसा, तो मैं इस वक्त के लिए मैं अभी बिजनेसमैन हूँ, मैं ओनर हूँ, मैं क्या हूँ, प्रोप्राइटर हूँ। प्रोप्राइटर कौन, एक अकेला जो मालिक होता है बिजनेस का, उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं। तो मैंने जो अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने का सोचा उसको मैं क्या बोलूँगी, कैपिटल। तो मैं अपने बिजनेस में कैपिटल कितना लगा रही हूँ, 5 लाख। थोड़ा अमाउंट छोटा लग रहा है क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको 50 लाख कर लेते हैं। तो मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ कितने से, 50 लाख से। 50 लाख का मैंने कैपिटल लगाया। तो कैपिटल क्या हो गया, कैपिटल वो अमाउंट जो हम अपने बिजनेस में लगाते हैं। तो मैंने 50 लाख कैपिटल लगाया। तो कैपिटल लगाते क्यों हैं, आखिर पर्पस क्या होता है बिजनेस में कैपिटल लाने का। बिजनेस में हम कैपिटल लेके इसलिए आते हैं ताकि उससे हम संपत्ति खरीद सके। ये आपकी लाइबिलिटी साइड होती है, मैं आपको बैलेंस शीट बनाना सिखा रही हूँ। और ये आपका असेट्स, सिखा नहीं रही, बस इस वक्त के लिए एक एग्जाम्पल है। तो क्या हुआ, मैंने कैपिटल यानी 50 लाख रुपए लेके बिजनेस में आई। जब मैं बिजनेस में पैसे लेके आऊँगी तो मैं उस पैसे से संपत्ति खरीदूंगी। क्या खरीदूंगी, तो मुझे पेन का बिज़नेस करना है, तो मैंने ख़रीदा। सबसे पहले मैंने बोला कि भाई बिज़नेस करना है तो मुझे चाहिए बिल्डिंग। मैंने एक बिल्डिंग ख़रीद ली।
बिल्डिंग कितने की खरीदी मैंने, मान लीजिए 20 लाख की बिल्डिंग ही खरीद ली मैंने, ठीक है, ये 20 लाख की बिल्डिंग खरीदी मैंने। फिर मुझे लगा कि और सामान होना चाहिए मेरे पास, तो मैंने खरीद ली लैंड। लैंड कितने की खरीदी, लैंड भी महंगा है तो 30 लाख का लैंड ही खरीद लिया मैंने। अब तो मेरे पैसे ही ख़त्म हो गए। तो अब क्या करेंगे अगर पैसे ख़त्म हो गए तो? अब हमारे पास दूसरे ऑप्शन देखने पड़ेंगे कहाँ से पैसे आ सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, मैंने लिया बैंक से लोन। बैंक लोन मैंने क्या किया, बैंक से लोन लिया। कितना अमाउंट लूँ बैंक लोन, मान लीजिए 10 लाख रुपए और ले लेते हैं। 10 लाख रुपए मैंने बैंक से लोन ले लिया। तो अब बिल्डिंग ले लिया मैंने, लैंड ले लिया मैंने, मशीनरी भी तो खरीदनी पड़ेगी। मशीनरी रहेगा तभी तो हमारे पेन बनेंगे। तो 5 लाख का मैंने ख़रीद लिया मशीन। उसके बाद प्लांट लगवा देते हैं, प्लांट लगवा दिया 5 लाख का। फिर से पैसे ख़त्म हो गए। अब आगे क्या करने वाले हम लोग? अब मुझे याद आया कि अरे मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है सिमी, मैं उससे भी उधार ले सकती हूँ। तो जिससे मैं पैसे उधार लूँगी, यानी कि जो मुझे उधार देगा वो हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर। तो हमारी क्रेडिटर आ गई, मान लीजिए सिमी। तो इनसे मैंने कितने रुपए ले लिए, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए ले लिए मैंने क्रेडिटर सिमी से। अब इसका क्या करूँ मैं? बिज़नेस में कुछ फर्नीचर भी चाहिए, तो मैंने कुछ फर्नीचर रख दिए। कितने के, मान लीजिए 3 लाख रुपए के। और कैश की ज़रूरत आती पड़ती है, तो 2 लाख रुपए मैंने बिज़नेस में कैश रख दिया। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। देखिए यही रटते रहते हैं आप लोग, लेकिन अगर आप इसको समझें तो बस यही चीज़ है। क्या किया बिज़नेस में, जब भी कोई कैपिटल हम ले आते हैं, कैपिटल, उस कैपिटल से हम क्या खरीदते हैं, असेट्स यानी कि संपत्ति जुटाते हैं। इसीलिए एक साइड हम सारे के सारे उधार दिखाते हैं और एक साइड सारे के सारे असेट्स दिखाते हैं। अब ये बैंक लोन भी मेरे सिर पे एक लायबिलिटी है, क्रेडिटर भी, क्योंकि इन लोगों को पैसा चुकाना ही चुकाना है, ये एक लायबिलिटी है। कैपिटल को भी बिजनेस में लायबिलिटी की तरह देखा जाता है, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग माना जाता है। इसलिए कैपिटल को बिजनेस में भी लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। अब देखिए ये जो इसका फॉर्मूला बना है आपको बहुत इजीली समझ में आया। क्या कह रहा है, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। यानी इस सारे असेट्स में से टोटल कितना हो रहा है, 50, 10, 60, 65 लाख रुपए जो हैं, 65 लाख। इस 65 लाख रुपए में से अगर आप लायबिलिटी कितने की है, ये 10 लाख और ये 5 लाख, 15 लाख रुपए। अगर 65 लाख में से 15 लाख रुपए हटा दो तो क्या बच रहा है, कैपिटल। बस यही तो है फॉर्मूला। कैपिटल क्या होता है, जब असेट्स में से लायबिलिटी को निकाल दो तो जो बचता है वो कैपिटल होता है। या फिर बोल दो असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी लायबिलिटी, ये जो लायबिलिटीज़ हैं आपकी और जो आपका कैपिटल है, इन दोनों पैसे को जब हम मिला देते हैं, ये दोनों पैसे मिला के हम असेट्स खरीदते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछ लेता है, असेट्स इज इक्वल टू तो लायबिलिटी प्लस पर कैपिटल, या फिर कुछ भी, कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी माइनस असेट्स माइनस लायबिलिटी। ये क्लियर हो गया आपको कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो पैसा है जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है बिजनेस शुरू करने के लिए, और उसी पैसे से वो सारे के सारे असेट्स खरीदता है। तो ये जब एक टॉपिक और छोटा सा टर्म है, हम इसको ख़त्म कर लेते हैं आज ही। ड्राइंग्स क्या होते हैं? ड्राइंग्स क्या होते हैं? जब भी कभी कोई बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। इसको पढ़ लेते हैं। इट रिफर्स टू एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स। सिर्फ कैश नहीं बेटा, सामान भी। जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पैसा या सामान अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि हाउस रेंट पेड आउट ऑफ बिजनेस फंड। बिजनेस फंड से मैंने क्या पे कर दिया? हाउस रेंट पे कर दिया। तो इसको हम बिजनेस के टर्म में ड्राइंग्स बोलते हैं। तो आज के लिए इतने ही टर्म्स रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी बचे हुए टर्म्स को कंप्लीट करेंगे। होप सो आपको ये क्लास समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।